Hello students, I am Ajit Upadhyay. Today we will discuss about the second lecture of the chapter solution. In this chapter we will study about concentration and its way of expression. Okay, so in previous lecture, इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था about the definition of solution, use in daily life and its type. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में और इसके एक्सप्रेशन के बारे में। इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम आज सॉल्व करेंगे। दिस इज सोल्यूट विच इज मिक्सड इन सॉल्वेंट। ओके, देन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टू वेज। वन इज क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव। Qualitative means there is no any expression in quantity. ओके बेटा, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। डाइल्यूट मीन्स होता है इन डाइल्यूट सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी लेसर इन नंबर। ओके, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो पिंक कलर के अपने पार्टिकल्स हैं, दे आर सोल्यूट पार्टिकल्स, दे आर वेरी लेसर इन नंबर, सो दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड सोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड आप इसमें देखेंगे दूसरे डायग्राम में तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं दे आर लार्जर इन नंबर देन डाइल्यूटेड। ओके, सो दिस सोल्यूशन इज नोन एज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ द क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। ओके, अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो क्वांटिटेटिवली यानी क्वांटिटी कितनी, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट मिक्स्ड विद सॉल्वेंट। ओके, यानी हम उसकी क्वांटिटी का भी पता लगा सकते हैं। तो कितने वेज हैं, हम इनके सब जितने भी वेज हैं, जितने भी रास्ते हैं, सब के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। ओके, यहाँ तक हमने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था। आज हम इन सब के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हमको मास परसेंट की ज़रूरत होती है। हम वॉल्यूम परसेंटेज से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पार्ट्स पर मिलियन से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मोलैरिटी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और मोलैलिटी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देयर आर टोटल 7 ways by which we can express our quantitative analysis of any solution. ओके बेटा, इन सब पे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। आपकी बुक में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं इन सब के बेस पे, तो इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। हम एक एक करके सबके बारे में आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे मास परसेंटेज की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, मास परसेंटेज मींस अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में देयर आर टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर हम मास परसेंटेज की बात करें तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज इज द वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 यूनिट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो मास परसेंटेज की का फॉर्मूला लिख सकते हैं, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जिस भी कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ कंपोनेंट का मतलब हम सोल्यूट से भी ले सकते हैं, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, यानी हम इसको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको हम समझाने वाले हैं। यानी हम कैसे यहाँ पे 100 से जो मल्टीप्लाई किए हैं वो परसेंटेज के लिए किए हैं। अगर परसेंटेज नहीं होता तब हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हम इसको मास फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। मास फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा और जहाँ पे मास परसेंटेज लिखा होगा वहाँ पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं, सपोज करिए x ग्राम ऑफ सोल्यूट ए डिजॉल्व इन
y ग्राम ऑफ सॉल्वेंट B। ओके, तो अब इसका मास परसेंटेज अगर हमको x का निकालना है, x का मतलब A का अगर हमको मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो सकता है, मास ऑफ A उसको हमने x मान रखा है डिवाइड बाई मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन हमको चाहिए होता है, तो x प्लस वाई रख देंगे। अब जो भी हमें क्वांटिटेटिव वैल्यू हमको पता होगी, जब हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है तो हमको इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू पता होगी, हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे और हमको मास परसेंटेज पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ही आप अपनी किताब बुक में जितने न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड वे सभी आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन के हो चाहे एक्सरसाइज के हो, क्योंकि अगर आप आज नहीं करेंगे तो फिर आपके पास बर्डन हो जाएगा। ओके, एक एक फॉर्मूला आप पढ़ते रहिए और साथ के साथ उसके न्यूमेरिकल भी करते रहिए। सपोज करिए कि आपको किसी फॉर्मूले में दिया गया है 20% W/W सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हियर स्टूडेंट W/W मीन्स होता है मास परसेंटेज, यानी मास परसेंटेज को हम W/W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ 20% बाई मास का मतलब होता है कि इसमें अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है, टोटल सोल्यूशन है, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है, तो उसमें जो सोल्यूट है हमारा वो 20 ग्राम है। ओके बेटा, तो हमारा सॉल्वेंट कितना बचेगा 80 ग्राम, इसीलिए हमने लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम। ओके, सो मैं होप करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मास परसेंटेज के बाद वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ सेम एज मास परसेंटेज, बट हियर यूनिट इज चेंज। वहाँ पे हमने मास का यूज किया था, यहाँ पे हम वॉल्यूम का यूज करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट हमारा कौन सा हो सकता है, सोल्यूट की बात हम करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और परसेंटेज लगा हुआ इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100 भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उसको हम वॉल्यूम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसको हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने मास परसेंट को W/W से रिप्रेजेंट किया है, कहीं कहीं M/M भी लिखा रहता है। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे इसको V/V बोल सकते हैं। आप सपोज करिए कि आपको 25% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर दिया गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक। अब ये जो 25% है ये वॉल्यूम परसेंटेज है। अब इस वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि 100 ml अगर आपका टोटल सोल्यूशन होगा तो उसमें 25 ml आपका क्या होगा, इथेनॉल होगा। तो वाटर कितना हो गया, उसमें से माइनस कर लीजिए, यानी वाटर इज इक्वल टू 75 ml, इथेनॉल इज इक्वल टू 25 ml एंड टोटल सोल्यूशन इज 100 ml। ओके बेटा, अब और इस हिसाब से आप इनकी सबकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इनको नोट करते रहिए अपनी कॉपी में बेटा। अब हम बात करते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और डेली लाइफ में इस वाली क्वांटिटी का हम लोग यानी इस एक्सप्रेशन का बहुत यूज करते हैं। अब मास बाई वॉल्यूम का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, यानी पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम, उसमें कितना मास डिजॉल्व किया गया। जैसे हम लोग जनरली जब सोल्यूशन घरों में बनाते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं 1 लीटर वाटर लेते हैं, है ना, और उसमें हमने 50 ग्राम शुगर मिला दिया। अब हम इसको कैसे मेजर करेंगे, तो हम इसको मास बाई वॉल्यूम से परसेंटेज से मेजर करते हैं। ओके बेटा, अगर आपके पास 23% मास यानी W/B अगर लिखा हुआ है तो उसको ये मान के चलिएगा कि क्या दिया हुआ, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दी गई है। और आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसका डेली लाइफ में बेटा जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह बनाई जाती हैं इन सब में मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का ही यूज किया जाता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि विच वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन्स। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सो अब हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन बेटा ये एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारा सोल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी। ट्रेस मीन्स होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि इफ़ यू हैव 1 ppm फ्लोराइड तो इन वाटर देन इट इज यूजफुल फॉर प्रिवेंट आवर टीथ फ्रॉम टीथ डिके। ओके, तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ढेर सारे
सॉल्वेंट में हमारा सोल्यूट, ये जो पिंक कलर का एक पार्टिकल है, तो वेरी लेस क्वांटिटी, इट इज़ इन वेरी लेस क्वांटिटी। सो जब हमको लेस क्वांटिटी की बात करनी होती है तब हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं। मतलब हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, या उसको सॉल्वेंट बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूशन में इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यानी मास ऑफ सॉल्वेंट या पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन मान सकते हैं, बिकॉज द मास ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी लेस इन क्वांटिटी। ओके बेटा, तो अगर कहीं ppm इज इक्वल टू टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन लिखा हो, या इसकी जगह आप सॉल्वेंट लिख सकते हैं, तब भी ये गलत नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे आपको पार्ट्स पर मिलियन पता चल जाएगा। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। ओके बेटा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, जब हमको बहुत लेस, यानी जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारे जो है ड्रिंकिंग वाटर में मिले हुए, यानी पीने वाले पानी में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट मिले होंगे तो टॉक्सिक होंगे। अब चूँकि पीने वाला पानी है तो इसमें टॉक्सिक एलिमेंट बहुत कम होंगे। या इन्होंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर में, तो इसमें भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में डिजॉल्व होता है, यानी 5.8 ppm के करीब होता है। ठीक, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज कहाँ पे कर सकते हैं। जो हमारे ये पोल्यूशंस होते हैं, एयर पोल्यूशंस, इनको भी हम ppm में ही मेजर करते हैं। ओके बेटा, चलिए, तो इस तरीके से आपके मास परसेंटेज कवर हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज कवर हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कवर हो गया, पार्ट्स पर मिलियन भी कवर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। बेटा यहाँ पे मैंने बताया फ्रैक्शन वर्ड है, इसका मतलब इसमें 100 से कहीं मल्टीप्लाई होने वाली नहीं है, जबकि ऊपर के मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज दोनों में आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की सीधी सीधी बात हो रही है। सपोज करो कि आपके पास 2 कंपोनेंट हैं, ए और बी, किसी सोल्यूशन को बनाते हैं। बाइनरी सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। अगर बाइनरी सोल्यूशन में कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, और इसके कंपोनेंट किसी एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट ऊपर कर दीजिए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट नीचे कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। ओके, अब लेट अस कंसीडर यू हैव 2 कंपोनेंट, वन ए एंड सेकेंड इज बी। अब आप जो कंपोनेंट ए है उसके नंबर ऑफ मोल को Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कंपोनेंट बी है उसके मोल को Nb से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन XA से रिप्रेजेंट किया जाएगा और बी का मोल फ्रैक्शन XB से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मैथमेटिकल टर्म में भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, इसमें आपको कहीं भी 100 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसको साथ के साथ आप नोट करते रहिए। मैं वीडियो स्लो बनाता हूँ और छोटी वीडियो बनाता हूँ, एक ही टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। सिलेबस तो मैं बहुत अच्छे से पूरा कर दूँगा, बट आपको समझ में भी आना चाहिए। ओके बेटा, तो इसको आप नोट डाउन करते रहिए। Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, Nb इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, और साथ के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि XA इज इक्वल टू क्या हो सकता है। तो XA इज इक्वल टू हो सकता है Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ओके बेटा, अब XA क्या है, व्हाट इज XA? XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। इसी तरीके से आप XB भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे XB निकालें तो XB इज इक्वल टू हो सकता है Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। और बेटा एक बात कहीं भी नोट कर लीजिए आप, XA प्लस XB अगर इन दोनों का सम करेंगे हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ओके, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इनका, क्योंकि बोथ आर फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का सम क्या हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है। अगर एक 0.4 आ रहा है तो दूसरा 0.6 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर आप एक XA को फॉर्मूले के टर्म से निकालते हैं बेटा, XB को आप फॉर्मूले के हिसाब से मत निकालिए, सीधे उसे 1 में से माइनस करके भी आंसर ला सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इन सबको नोट डाउन करते रहिए बेटा। अब सपोज करिए कि किसी
कंपाउंड में, किसी सॉल्यूशन में आपको आई कंपोनेंट्स मिलाएंगे। आई मीन्स होता है अ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपने मिला दिए, तो सबका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? किसी का I1 हो, x1 x2 x3 x4 इस तरीके से होगा, लेकिन xi अगर आपको निकालना हो तो उस जोन से भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना, उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे सबके सम से, सबको ऐड करके तब उससे डिवाइड कर देंगे, मोल फ्रैक्शन आपको पता चल जाएगा। और इस तरीके से अगर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, उसमें ढेर सारे सोल्यूट पार्टिकल्स मिले हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सबका अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बट याद रखिएगा सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के इक्वल ही होगा। इफ़ यू हैव 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट, तो सपोज करिए कि ए बी सी डी या 1 2 3 4 4 कंपोनेंट आपने मिला रखे हैं, तो इन सब का x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 यानी जितने भी कंपोनेंट आपके हैं सबका सम किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल ही आएगा। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हमें चैप्टर्स में काम आएंगी, इनको हल्के में मत लीजिएगा। सो नोट डाउन करते रहिए और मुझे इन्फॉर्म भी करते रहिए। आप मुझे अपने जो नोट्स बना रहे हैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, ताकि मैं ये देख सकूं, समझ सकूं कि हमारा स्टूडेंट मेहनत कर रहा है। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू हैव 4 मोल ऑफ एल्कोहल एंड 6 मोल ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल? अब आपको बेटा एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो एक्स एल्कोहल इज इक्वल टू लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्कोहल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ओके, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके सामने आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स एल्कोहल इज इक्वल टू एन एल्कोहल, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्कोहल, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्कोहल? 4, और नीचे क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0.4। अब आप नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, बट आपके पास एक ऑप्शन और भी है। हम जानते हैं कि नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल आप निकाल चुके हैं 0.4, तो अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, यानी 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए अपनी कॉपी में, और साथ के साथ आप अपनी बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, और साथ के साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं 2.1 से लेकर के 2.5 तक, ये सब होमवर्क हैं। इन सब को आप करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं इस आपकी कॉपी को चेक कर सकूं, और मुझे अच्छा लगेगा जब मैं ये देखूंगा कि हमारे स्टूडेंट हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। ओके, सो अब हम मोलैरिटी की बात करेंगे। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके बेटा, तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी किसी भी सोल्यूशन के 1 लीटर में जितने मोल आपके सोल्यूट के होंगे वही मोलैरिटी होगी, और इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कहें बेटा इफ़ आई से यू हैव 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब 2 मोल ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ऐसा आपको मानना है, तब आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। इस तरीके से आप पढ़ना और समझना सीखिए। ओके, तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो सकता है? फॉर्मूला बनाइए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा आपको क्वेश्चंस में जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो ml में दिया होगा, तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोल ऑफ सोल्यूट को आप क्या मान सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट WB है और मोलर मास MB है, तो आप इससे बहुत आसानी से मोल ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो उसका यूज हम लोग करेंगे M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 क्यों किया? क्योंकि अब हमारा वॉल्यूम ml में अगर गिवन है तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर आपने पहले ही चेंज कर लिया है तो फिर 1000 का यूज नहीं करेंगे। समझ में आपको आ गया? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ द सोल्यूशन। ओके बेटा, अब आप सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए, आपको क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं, इसमें आपको सोल्यूशन दिया गया जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें 10 ग्राम है बेटा, और 500 ml ऑफ सोल्यूशन है। ओके, कैपिटल एम आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया हमने, m इज इक्व टू WB/MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V। अब V यहाँ ml में है बेटा, याद रखिएगा, क्योंकि 1000 आपने ले रखा है। तो WB आपको 10 ग्राम दिया गया क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब वॉल्यूम 500 ml। अब हमने मोलर मास कैलकुलेट किया है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है, सोडियम का मोलर मास 23 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। ओके, तो Na 23, O का 16 और 1 हो गया हमारा H का 40 ग्राम। सारे हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और 1/2 आंसर आ गया, यानी 0.5। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोलरिटी? तो यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर लीटर। ओके, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। वहाँ पे वॉल्यूम की बात करी गई थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करी गई थी, यहाँ मास की बात की गई है, और मास किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। किसके मास की बात की गई है? सॉल्वेंट की मास की बात की गई है। अब आपको आने वाले क्वेश्चंस में दिया रहेगा 2m ऑफ NaCl सोल्यूशन। अब स्मॉल m में है, इसका मतलब 2 मोल ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ solvent. Okay, so what is the formula? Small m is equals to number of mole of solute divide by mass of solvent in kg। अगर इसको आप ग्राम में लेंगे तो ऊपर आपको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके बेटा, मास ऑफ सोल्यूट हमने WB मान लिया है। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट फिर हम लोग मान लेंगे MB, और यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट हम WA लिख रहेंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम इस फॉर्मूले को अपने नंबर ऑफ मोल की जगह क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी WB डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप चाहें तो MB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे और नीचे WA करेंगे। याद रखिएगा, अब इस फॉर्मूले में WB भी ग्राम में होना चाहिए और WA भी हमारा ग्राम में होना चाहिए। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा बेटा, अगर यूनिट्स गलत हो गई तो आंसर हमारे सही नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, अच्छे से इनको पढ़िए। चलिए हम एक नए क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, ओके, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, देन व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो बेटा ये क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेगा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसको ढूंढिएगा और सोचिएगा कि कहाँ पे था ये। मैं इसका सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसमें आप सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें गिवन है और क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी डायरी में गिवन डाटा को नोट करिए। अब इसमें आप देखेंगे कि इथाइलिन ग्लाइकोल आपको दिया गया है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज सोल्यूट, ओके, और 200 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। अब कैसे पता चला? देखिए, आपका अगर इथाइलिन ग्लाइकोल का मास देखेंगे तो ज़्यादा है और वाटर का मास कम है, बट जो फाइनल आपका क्या बन रहा है, जो सोल्यूशन बन रहा है, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो हमारे वाटर के फिजिकल स्टेट से मैच करता है, इसीलिए वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। ओके बेटा, तो WB इज इक्वल टू 2 to 2.6 ग्राम, WA इज इक्वल टू 200 ग्राम, डेंसिटी आपको दी गई है 1.072 ग्राम पर ml। ओके, ये तीन चीज़ें आपको दी गई हैं।
अब आप इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास भी अपनी रफ कॉपी में निकाल सकते हैं। इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास अगर आप निकालेंगे तो 62 ग्राम पर मोल आएगा। ओके, मोलर मास आपको दिया गया है। सपोज करिए जैसे आपको फॉर्मूला दे दिया तो मोलर मास आपको समझ लीजिए दे दिया गया है। ओके, तो अब हम मोलरिटी के फॉर्मूले का यूज करेंगे, WB अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई WA, और इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। WB की जगह 222.6 रख दीजिए, डिवाइड करिए इसको, मोलर मास 62 है, फिर मल्टीप्लाई करिए 1000 से और इसको डिवाइड कर दीजिए 200 ग्राम से, और आपको मोलैलिटी निकल के आ जाएगी। ओके बेटा, और इस मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी। तो इसकी मोलैलिटी आ गई 17.95 मोल पर केजी। ओके, अब हम डेंसिटी का यूज करेंगे और मोलैलिटी निकाल लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा तो वही है, बस एक गिवन डाटा हमको और मिल गया, मोलैलिटी भी मिल गई। तो अब हम आगे बात करेंगे कि मोलैरिटी कैसे निकलेगी। ओके, तो हमको मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम पता करना होगा। अब वॉल्यूम कहाँ से आएगा? वॉल्यूम पता चलेगा डेंसिटी से। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमको गिवन है बेटा। अब अगर हमको मास ऑफ द सॉल्यूशन पता चल जाए तो हम डेंसिटी और मास के बिहाफ पे क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मास ऑफ वाटर, दोनों को ऐड कर दीजिए। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 222.6 ग्राम प्लस मास ऑफ वाटर इज 200 ग्राम। ओके, तो इक्वस टू हो गया 422.6 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? अपने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी इज इक्वस टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो उससे वॉल्यूम इज इक्वस टू क्या हो सकता है? मास अपॉन डेंसिटी हो सकती है। और इस तरीके से जो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आएगा वो यूनिट पे खास ध्यान दीजिएगा, वो ml में आएगी। ओके, चलिए तो अपनी कॉपी में नोट करिए और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिए। आज मैंने आपको सारे वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन सिखाया है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन एनी सॉल्यूशन कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उस पर क्या असर होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, अब हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमने लिख दिया और वॉल्यूम इज इक्वस टू मास लिखा और नीचे डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। हमको जो वॉल्यूम मिलेगा बेटा वो ml में मिलेगा। ओके, तो इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके भी देखिएगा, डायरेक्ट नोट डाउन नहीं करना चाहिए। इसका वॉल्यूम निकल के आया 394.2 ml। अब हम इसका यूज करेंगे अपने कैपिटल M के फॉर्मूले में। तो कैपिटल M इज इक्वस टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई BML। इन सब की वैल्यू पुट करके आंसर आप निकालिएगा अपनी कॉपी में। हम फिर मिलेंगे नए लेक्चर में, और वो हमारा 3rd लेक्चर होगा, उसमें हम आपको सोल्युबिलिटी के बारे में समझाएंगे। और सोल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप सभी टाइम से क्लासेस लीजिएगा। मैं बिल्कुल ऑनलाइन शेड्यूल पे ही आपको ये लेक्चर भेजूँगा, और उस टाइम पे अगर आप नहीं आ पाते हैं तो 1 घंटे आधे घंटे बाद इस लेक्चर को आप देखिए और देख करके कॉपी में नोट डाउन करिए, ताकि साथ के साथ आपकी तैयारी चलते रहे। ओके, तो आपने इसका मोलैरिटी भी निकाल लिया, 9.1 मोल पर लीटर आपका आंसर आ गया। ओके, ऑल द बेस्ट।